नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राज। डर और रहस्य की सुनाऊं आवाज, एक नई दास्तान, एक नया राज। तो चलिए सुनते हैं आज की डरावनी बात। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमें हमेशा चेतावनी देते हैं कि अमावस्या की रात को अकेले बाहर न जाएं। उनकी इस सलाह के पीछे उनके खुद के अनुभव छिपे होते हैं। कई लोग मानते हैं कि अमावस की रात को काली शक्तियां जागृत हो जाती हैं, और ऐसी ही एक रात का अनुभव मेरे दादाजी को हुआ। मैं जब भी दादाजी को उस वाकये के बारे में पूछता, वो उसे टाल देते थे, मानो वो उस खौफनाक मंजर को याद ही नहीं करना चाहते हों। उनके चेहरे का रंग उड़ने लगता और उनके सिर से पसीने टपकने लगते, मानो वो भयानक मंजर फिर से उनके आंखों के सामने से गुजरा हो। मेरे कई बार पूछने पर एक दिन उन्होंने वो डरावना वाकया मेरे साथ साझा किया। वैसे तो मेरे दादाजी बेहद निडर इंसान थे, किसी भी चीज से डरते नहीं थे। लेकिन उस अमावस्या की रात के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो भी डरने लगे। तो क्या था वो खौफनाक किस्सा जिसने मेरे दादाजी की हिम्मत को भी हिलाकर रख दिया? आइए अब सुनते हैं उन्हीं की जुबानी इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी को। मेरा नाम मोहन है और मैं गुजरात के एक छोटे से गांव में रहता हूं। मैं राजमिस्त्री का काम करता हूं, यानी मकान और इमारतें बनाने का काम। गांव में जब भी कोई घर या दुकान बनती है तो मुझे और मेरी टोली को ही बुलाया जाता है। कई सालों से यही काम करता आ रहा हूं और इसी से घर का खर्च चलता है। करीब 40 साल पहले की बात है। उस समय मैं सूरत में काम करने के लिए जाता था, लेकिन जब काम थोड़ा कम हो जाता तो मैं गांव वापस आ जाता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। काम खत्म करके मैं अपने साथी मजदूरों के साथ बैठा था। रामू, जो मेरे गांव का ही था और मेरे साथ कई सालों से काम कर रहा था, बोला, मोहन भाई, आज तो काम जल्दी खत्म हो गया, घर जा रहे हो क्या? मैंने जवाब दिया, हाँ भाई, काम कम है, सोचा घर जाकर कुछ दिन आराम कर लूं। रामू ने कुछ सोचते हुए कहा, अरे मोहन भाई, आज अमावस्या की रात है, जंगल से घर लौटते समय थोड़ा ध्यान रखना। लोगों का कहना है कि आज की रात जंगल में कुछ अजीब होता है। रामू की बात सुनकर मैंने थोड़ा ध्यान दिया, लेकिन फिर हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये सब कहानियां हैं, मैं रोज ही जंगल से गुजरता हूं, कभी कुछ नहीं हुआ। फिर भी रामू ने गंभीर होकर कहा, नहीं मोहन भाई, मैं तो कहता हूं आज की रात को सच में ध्यान रखना। अमावस्या की रात को जंगल में अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां पर विचित्र चीजें देखी हैं। मजदूरों के बीच इस तरह की बातें चलती रहीं, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। काम खत्म होते ही मैंने अपने औजार समेटे और घर की ओर निकल पड़ा। उनकी बात तो मैंने हंसी में ले ली, लेकिन मुझे क्या पता था कि अब जो कुछ मेरे साथ होने वाला था वो मुझे पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा। उस रात जब मैं सूरत से घर लौट रहा था तो मुझे घर पहुंचने में देर हो गई थी। घड़ी में रात के करीब 12 बज चुके थे और मुझे पैदल ही जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ा। ये जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था। यहां हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती थी। जैसे ही मैंने कदम रखा, पेड़ों की सरसराहट ने मेरा स्वागत किया। तेज हवा ने जंगल की शाखाओं को झकझोर दिया और पत्तों की फुसफुसाहट कानों में डर की सरगम पैदा कर रही थी। मैं थोड़ा सावधान होकर चलने लगा। कदम रखने पर सूखी पत्तियों की आवाज गूंज उठती, मानो जंगल का हर कोना मुझे देख रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद अचानक मुझे पेड़ों के बीच कुछ हलचल दिखाई दी। मेरी नजरें उस ओर गईं, लेकिन घना अंधेरा होने की वजह से मैं कुछ साफ नहीं देख पाया। मुझे लगा कोई जंगली जानवर होगा, शायद कोई हिरण या खरगोश। मैंने इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ने का सोचा, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ देर बाद मेरे कानों में हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई मेरे पीछे से आ रहा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन पीछे सिर्फ घना अंधेरा और पेड़ों की छायाएं थीं। मुझे मेरी परछाई से भी डर लगने लगा। डर का एक अजीब सा साया मुझ पर हावी होने लगा था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो रहा होगा, और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने उस ओर डरते हुए मुड़कर देखा। थोड़ी देर देखने के बाद 2 अजीब सी आकृतियां उभर आईं।
और हवा में एक अजीब बदबू सी फैलने लगी। मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा, साथ में थोड़ा डर। थोड़ा करीब जाने पर लगा शायद वे बकरियां जैसी नजर आईं। ये बकरियां कुछ अलग थीं। उनकी आंखें अंधेरे में हल्की हल्की चमक रही थीं। उन्होंने मुझे देखकर बिना रुके मेरे सामने से चलना शुरू कर दिया। वे मेरे आगे आगे चल रही थीं, लेकिन उनकी चाल में कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर रहा था। उनके पैरों की ध्वनि जंगल के सन्नाटे में गूंज रही थी और उनके शरीर से हल्की हल्की सर्द हवा निकल रही थी। डर के मारे मैं धीरे धीरे चलने लगा। हर कदम पर मुझे लगता मानो कोई मेरे पीछे है। कई बार मेरे कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो, मोहन ओ मोहन। मैंने कई बार पलटकर देखा, पर पीछे सिर्फ अंधेरा था। पर उस अंधेरे में भी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई छाया मुझ पर नजर रख रही हो। कुछ देर तक मैं उन बकरियों के पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन फिर अचानक उन्होंने रुककर मेरी तरफ देखा। फिर बिना किसी आहट के वे धीरे धीरे अपने पैरों पर मानो खड़ी हो गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो अब बकरियां नहीं लग रही थीं। वे मानो औरतें थीं जिनकी शक्लें बकरी की तरह थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके होठों पर हल्की हल्की मुस्कान थी, जैसे वे मेरे डर का मजाक उड़ा रही हों। मैंने डर के मारे एक कदम पीछे लिया और तभी मेरे कानों में एक ठंडी सिसकारी सुनाई दी। मोहनो मोहन, कहाँ जा रहे हो? मानो कोई मेरे कान के पास आकर फुसफुसा रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है, मुझे घूर रहा है। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मैं अब उस भयानक जंगल से निकलने के लिए भागने लगा। मैंने जैसे ही उन बकरियों या शायद उन औरतों को देखा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। डर ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। मैंने सोच लिया कि मुझे अब यहां से भागना चाहिए। मैं जितनी तेजी से भागने की कोशिश करता, उतना ही मेरे पैर भारी हो जाते। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों में किसी ने जंजीरें बांध दी हों। मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे कदम जमीन से जैसे चिपक गए थे। हर कदम उठाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, मानो किसी अदृश्य ताकत ने मुझे पकड़ लिया हो। जैसे जैसे वे बकरियां मेरे नजदीक आ रही थीं, तो मैं चीखना चाहता था, अपनी आवाज निकालकर इस डर से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मेरा गला जैसे बंद हो गया था। कोई शब्द नहीं निकल रहा था। हर कोशिश के बावजूद मेरी आवाज घुटकर रह जाती थी। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, पर चीखने की ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। डर का साया मुझ पर हावी हो चुका था। इसी बीच मेरी इकलौती उम्मीद, मेरी टॉर्च भी अचानक बुझ गई। टॉर्च की हल्की रोशनी भी अब खत्म हो चुकी थी और मैं अब घने अंधेरे में घिर चुका था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में मेरे दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। मुझे लगने लगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं पूरी तरह से फंस चुका था। मुझे अब ऐसा लग रहा था कि वे बकरियां, जो अब औरतों में बदल चुकी थीं, मेरे पीछे ही थीं। वे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैं कई बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन हर बार अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखता। फिर भी मैं महसूस कर रहा था कि वे मेरे बेहद करीब हैं। उनकी उपस्थिति ने मेरी रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी थी। मेरी हिम्मत टूट रही थी और मैं खुद को बिल्कुल अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। मैं जितनी बार भी पीछे मुड़कर देखता, हर बार मुझे लगता कि वे बस कुछ ही कदम दूर हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरे कदम अब भी जमे हुए थे। मैंने एक बार फिर दौड़ने की कोशिश की, पर मेरे पैर मेरे काबू में नहीं थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मैं इस भयानक जंगल से नहीं निकल पाऊंगा। अब मैं पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो बकरियां या जो कुछ भी वे थीं, मेरे पीछे पीछे आ रही थीं। उनकी सरसराती आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वे मेरे बहुत करीब हों। मेरी सांसें तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक जंगल में एक विचित्र बदलाव आया। चारों ओर फैले अंधेरे में पेड़ों की छायाएं हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वे मेरी ओर झुक रही हैं, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उन्हें जिंदा कर दिया हो। ठंडी हवा अब मेरे चेहरे से नहीं, बल्कि मेरे अंदर तक महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। तभी मुझे एक और अजीब चीज दिखी।
कुछ दूरी पर एक हल्की नीली रोशनी जंगल में टिमटिमा रही। मैं रुका नहीं, बल्कि और तेज भागने लगा। पर जितना मैं आगे बढ़ता, वो रोशनी उतनी ही पास आती गई। अब मुझे महसूस होने लगा कि यह कोई आम रोशनी नहीं थी, बल्कि कोई चीज थी, कोई जो मेरे साथ खेल रही थी। मेरी हिम्मत टूटने लगी। मैंने अपने चारों ओर देखा, पर अब जंगल भी अजीब हो गया था। रास्ता, जो मुझे अच्छी तरह याद था, अब पूरी तरह बदल चुका था। मैं उसी जगह वापस आ जाता जहां से भागना शुरू किया था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल मुझे बाहर निकलने नहीं दे रहा। तभी अचानक वो 2 बकरियां फिर से मेरे सामने आ गईं, पर अब वे पूरी तरह बदल चुकी थीं। उनकी गर्दनें लंबी हो चुकी थीं, उनके चेहरे और भी विकृत हो गए थे। उनकी आंखें अब जलती हुई लाल रोशनी जैसी चमक रही थीं, और उनके होठों से एक धीमी पर अजीब सी हंसी निकल रही थी। वे मेरे चारों ओर गोल गोल घूमने लगी, जैसे कोई जादुई रस्म पूरी कर रही हो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को उस डर से निकालने की कोशिश की। तभी पेड़ों के पीछे से एक औरत की परछाई उभरी। वो बेहद लंबी थी, उसकी आंखें घुप अंधेरे में भी चमक रही थीं, और उसके होंठ हिल रहे थे, मानो वह कुछ बुदबुदा रही हो। अचानक उसकी आवाज गूंज उठी, तू यहां क्यों आया है? यह सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सीधा मेरी रूह तक जा पहुंचा। मेरी जुबान बंद हो गई। मैं कुछ बोलना चाहता था, पर मेरे होंठ सिल गए थे। तभी हवा और तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराने लगीं, और अचानक जंगल में हजारों फुसफुसाहटें गूंज उठीं, जैसे अनगिनत लोग धीरे धीरे कुछ कह रहे हों। अब मैं समझ चुका था कि मैं आज किसी आम मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को उस भयानक डर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर अब भी जैसे किसी अदृश्य जंजीर से बंधे हुए थे। मैं जितना संघर्ष करता, उतना ही महसूस होता कि कोई अनदेखी शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। तभी मेरे ठीक पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, हल्की लेकिन बिल्कुल साफ। ये कोई आम आवाज नहीं थी, बल्कि जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो, पत्तियों को कुचलते हुए, बहुत धीरे धीरे। मैंने कांपते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। एक धुंधली परछाई मेरे ठीक पीछे खड़ी थी, लंबी, दुबली, और उसके चेहरे का कोई आकार नहीं था, बस 2 चमकती हुई आंखें, ठंडी, निर्जीव और शून्य में ताकती हुई। मेरी सांसें अटक गईं। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मेरी जुबान जैसे किसी ने जकड़ ली थी। तभी उन 2 बकरियों या उन औरतों ने एक अजीब सी हंसी हंसनी शुरू कर दी, धीमी लेकिन डरावनी। वह हंसी हवा में गूंजने लगी, मानो पूरा जंगल उनके साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहा हो। उनके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, लेकिन उनके शब्द साफ नहीं थे, सिर्फ फुसफुसाहट। और वो फुसफुसाहट अब धीरे धीरे मेरे कानों के पास आ रही। तो अब नहीं बच सकता। ये सुनते ही मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। अब मैं अपनी आंखें बंद करने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं पूरी तरह जकड़ा हुआ खड़ा था। तभी अचानक मेरे सामने जमीन पर एक परछाई उभरी, मेरी अपनी परछाई, लेकिन वो मेरे जैसी नहीं थी। उस परछाई ने अपनी गर्दन घुमाई और मेरी ही शक्ल में मुझे देखने लगी। अब मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। यह क्या हो रहा था? मैं कौन था? क्या मैं अब भी मैं था, या कुछ और? मेरे होंठ अपने आप हिलने लगे। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे मेरे मुंह से खुद कोई और शब्द निकलवा रहा था, मुझे जंगल छोड़ने दो। मैंने अपनी पूरी ताकत से यह कहा, लेकिन मेरी आवाज पहचान में नहीं आ रही थी। वो आवाज मेरी नहीं थी, वो किसी और की थी। और उसी समय मेरे सामने खड़ी वो परछाई मुस्कुराने लगी। अब मैं इस जंगल का हिस्सा था, या शायद जंगल अब मेरे अंदर था। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और उस भयानक जंगल से निकलने की कोशिश की। मेरे कदम जैसे पत्थर हो गए थे, लेकिन किसी तरह मैं अपने गांव तक पहुंच ही गया। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा शायद मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। गांव के बाहर पहुंचने पर मैंने अपने घर को देखा और राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। मुझे महसूस हो रहा था कि वे भूतिया बकरियां अभी भी मेरा पीछा कर रही।
मुझे ऐसा लग रहा था कि वे मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी हैं, और हर बार जब मैंने मुड़कर देखा मुझे उनके साए नजर आते जो फिर से गायब हो जाते थे। मेरे दिल में डर की लहर और तेज हो गई। मैं अपने घर के सामने खड़ा था, लेकिन कुछ भी ठीक महसूस नहीं हो रहा था। मैंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। मेरी आवाज जैसे पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। मैंने बार बार अपनी आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। फिर एक ही उपाय समझ में आया। मैंने अपनी कुलदेवी को याद किया। मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा और फिर पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की। उस पल मानो कोई चमत्कार हुआ हो। मेरी आवाज अचानक लौट आई। मेरे गले से एक जोरदार चीख निकली, पिताजी, 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 जिसने अंधेरे और खामोशी को चीर दिया। मेरी चीख सुनते ही मेरे पिताजी घर में से बाहर दौड़ते हुए आए। उन्हें देखते ही जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन बकरियों को हटा दिया। वे बकरियां जो मेरे पीछे थीं, बिना किसी आहट के अचानक गायब हो गईं। ऐसा लगा जैसे वे कभी थीं ही नहीं। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वे मेरे साथ थीं और उनका डर अब भी मुझ पर हावी था। मेरे पिताजी ने जब मेरी हालत देखी तो वो तुरंत समझ गए कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उन्होंने मुझे पकड़कर पूछा, क्या हुआ मोहन? तू इतनी देर से क्यों आया? तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? मेरी हालत इतनी खराब थी कि मुझे चक्कर आने लगे। मेरे पैर कांप रहे थे और मैं वहीं गिर पड़ा। पिताजी मुझे सहारा देकर अंदर ले गए। मैं पूरी तरह से टूट चुका था और उस रात मैं बुरी तरह से बीमार पड़ गया। इसके बाद कई दिनों तक मुझे होश नहीं आया। गांव के पंडित जी को बुलाया गया और मेरे ऊपर पूजा पाठ करवाया गया। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि कुछ बुरी शक्तियां मुझसे जुड़ गई थीं। गांव के एक बाबा से विशेष पूजा करवाई गई, तब जाकर मेरी तबीयत में सुधार आया। कई दिनों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा। कई बार जब मुझे उस खौफनाक रात के सपने आते तो मैं नींद में ही चिल्लाने लगता और फिर मेरी नींद गायब हो जाती। मुझे सामान्य होने में कई महीने सालों लग गए, लेकिन उस घटना के बाद मैं उस जंगल की ओर कभी भी लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह रात और वे बकरियां मेरे जीवन की सबसे खौफनाक याद बनकर रह गईं। यह सब अमावस की रात का ही असर था। उस रात चांद का कोई अता पता नहीं था और चारों ओर अंधकार का साया फैला हुआ था। ऐसा कहते हैं कि अमावस की रात को बुरी शक्तियां ज्यादा सक्रिय होती हैं। शायद इसी वजह से मुझे उन बकरियों का सामना करना पड़ा। मेरे जीवन में ऐसी डरावनी रात फिर कभी नहीं आई। उस दिन के बाद मैंने हमेशा अमावस की रात को विशेष रूप से सतर्क रहने की कसम खा ली। वह रात और वह जंगल अब सिर्फ एक खौफनाक याद बनकर मेरे साथ है, जो मुझे हमेशा सतर्क रहने की सीख देती है। दोस्तों, आपको अगर मेरे दादाजी की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में आपने प्यारे दादाजी नाम जरूर लिखिए। तो चलो फिर मिलेंगे एक और नई डरावनी बातों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।